के तो अभी तक टोटल मेरे ऑलमोस्ट 300 के इन पे आउट्स हो गए हैं इन 8 मंथ्स। दैट्स डैम गुड नंबर यार, लाइक काफ़ी बड़ा नंबर है 300 के, अप्रोक्स 3 CR इन इंडिया, राइट? तो आप ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा मेथड्स यूज़ करते हैं? ओके, लेट्स लुक एट लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट यू आर यूजिंग, लाइक मेरी स्ट्रेटजीज आप मानोगे नहीं, इतनी इतनी सिंपल होती है कि मैं सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ट्रेड करता हूँ। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading. you feel like how did you got started like into prop firm world and क्या आप ट्रेडिंग करते हैं अभी? मैंने प्रॉप ट्रेडिंग बहुत रिसेंटली चालू किया, 8 महीने पहले ही। कुछ आपके वीडियोस देखे थे और एक आपका वो किसी के साथ पॉडकास्ट था जिसने एपेक्स से लगभग 40 लाख का पे आउट लिया था। 7-8 महीने पहले आपने एक पॉडकास्ट लिया था, तो वो वाला मैंने देखा था। वो काफ़ी, और बाकी जो आप बैंक ट्रांसफ़र वाले वीडियोस डालते हो ना, क्रिप्टो टू बैंक ट्रांसफ़र, तो वो भी, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। मैंने फॉलो अप किया था वो सब चीज़ें। ओके, सो मैं शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ मैं कि माय नेम इज़ रुद्र जयसारा. I have a trading experience of around 5 years. Started trading in college. I did my engineering from DTU. कॉलेज में ही ट्रेडिंग से ग्रुप्स होते हैं आसपास के, वहाँ से ट्रेडिंग शुरू करी। स्टार्टेड विद इंडियन मार्केट, 4 साल तक इंडियन मार्केट करा, 3 साल तक अनप्रॉफिटेबल रहा। लास्ट के जब 2023 की बात है, 2023 में फिर कुछ इंट्राडे ट्रेड्स और जब स्विंग ट्रेड, जब मार्केट एकदम बढ़िया चल रहा था इंडियन मार्केट में कि रेलवे स्टॉक्स बूम कर रहे हैं, अडानी के स्टॉक्स बूम कर रहे हैं, तो उस टाइप में PSU जो भी रैली थे उसमें कुछ पैसे बन गए थे। आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, PwC नाम की कंपनी में जॉब कर रहा था, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा था, तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम थी। तो प्रॉप ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में पैसे अगर मतलब जा भी रहे थे, लॉस भी हो रहे थे, तो वो एक बैकअप की तरह काम कर जा रहा था। और इसी तरह मतलब 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जब पिछले साल 2025 में मुझे प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो फिर मैंने अपनी प्रॉप ट्रेडिंग अगस्त से चालू की, अगस्त 2025 से। तीन महीने, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, लगभग 15-20 अकाउंट मैंने उड़ाए। CFD प्रॉप फर्म से मैंने चालू करा था कि क्योंकि मुझे फ्यूचर प्रॉप फर्म के बारे में आइडिया नहीं था और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब पिछले साल 2025 में मुझे प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो फिर मैंने अपनी प्रॉप ट्रेडिंग अगस्त से चालू की, अगस्त 2025 से। तीन महीने, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, लगभग 15-20 अकाउंट मैंने उड़ाए। CFD प्रॉप फर्म से मैंने चालू करा था कि क्योंकि मुझे फ्यूचर प्रॉप फर्म के बारे में आइडिया नहीं था और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो 3 महीने मैंने CFD प्रॉप फर्म ट्राई किया, चीज़ों को समझने की कोशिश करी। फिर CFD प्रॉप फर्म में अक्टूबर में 3 महीने बाद 10-15 अकाउंट उड़ाने के बाद आई गॉट माई फर्स्ट पे आउट, जो कि $1,500 का समथिंग था, $1,577। तो वहाँ से फिर ब्रेक थ्रू हो गया। फर्स्ट पे आउट के बाद फिर नो लुकिंग बैक। अक्टूबर में आई मेड $8,000, नवंबर में आई मेड $17,000, दिसंबर में आई मेड अराउंड 25,000 एंड जनवरी में आई मेड $100,000, अराउंड 107 के। सारे पे आउट्स मतलब मेरे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे एकदम ट्रांसपेरेंटली ईच एंड एवरी चीज़ें लॉग्ड हैं। फेब में 50 के एंड मार्च में भी अराउंड 50 के। तो अभी तक टोटल मेरे ऑलमोस्ट 300 के इन पे आउट्स हो गए हैं इन 8 मंथ्स। दैट्स डैम गुड नंबर यार, लाइक काफ़ी बड़ा नंबर है 300 के, अप्रोक्स 3 CR इन इंडिया, राइट? तो आप ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा मेथड्स यूज़ करता है? अभी तो मैं डायरेक्टली बैंक में राइज टू बैंक कर लेता हूँ। ओके, राइज टू बैंक है ना, लाइक यू सेड, लाइक आपने बोला कि आपका बैकअप प्लान था ऐसा कुछ, मतलब तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि लाइक ऐसा लाइक एक टू नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होना व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग, तो कितना साइकोलॉजी में लाइक आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक? मेरे को लगता है कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही रहा है, और जो भी बिगिनर्स ट्रेडर्स भी होते हैं ना, वो सिर्फ रिलाय करते हैं कि ट्रेडिंग से ही मुझे इनकम हो जाए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेकर के आते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और चाहते हैं कि इससे ही ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ऑन अ फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, कि इससे रेगुलर इनकम हो जाए, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में हमें एक बैकअप सोर्स जरूरत होता है, क्योंकि कभी भी आप एक कंसिस्टेंट, एक अच्छे ट्रेडर तब बन पाओगे जब आप इन सारे फेजेस को निकलोगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी स्किल, चाहे ट्रेडिंग स्किल या कोई भी स्किल हो, आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो
जब आप लॉस वाले फेजेस में हो तो आपको साइकोलॉजिकली अच्छा स्ट्रांग बनने के लिए आपको जो एक बैकअप की ज़रूरत होती है। तो मेरे केस में मेरा कंटेंट क्रिएशन था, मेरे केस में मेरा जॉब था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई थी तो अच्छा जॉब था, तो जो भी पैसे आ रहे थे मेरा मतलब ऐसा था कि सैलरी आती थी 1 तारीख को, डीमैट अकाउंट में डालता था, 5 तारीख 10 तारीख तक सारे पैसे उड़ जाते थे ट्रेडिंग में ही। ऑब्वियसली मैं उसको उड़ना नहीं बोलूंगा, सीखता था, ट्राई करता था। मैंने ऑप्शन बाइंग करी, ऑप्शन सेलिंग करी, स्विंग ट्रेडिंग करा, इंडियन मार्केट में जितने तरह की चीजें हो सकती थी वो सब मैंने करा, और वही चीजें मुझे अल्टीमेटली प्रॉप फर्म्स में काफी हेल्प करी। मैंने देखा है कि प्रॉप फर्म्स में काफी लोग बहुत ज्यादा दिन तक स्ट्रगल कर जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, बट मैंने वो स्ट्रगल क्योंकि इंडियन मार्केट में कर रखा था तो प्रॉप फर्म्स में चीजें एक तरह से आसान हो गई। बट एज अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव की जो ट्रेडिंग एक्चुअली में होती है, चार्ट्स पर जो चीजें होती है, किसी भी कोई भी ट्रेडर को किसी भी मार्केट में एटलीस्ट मुझे लगता है कि 3-4 साल एटलीस्ट तो लग ही जाते हैं कि एक बड़ा पैसा बनाने के लिए। ऐसा ऐसा बहुत रेयरली ही होता है कि कोई 1 साल में आकर के बहुत बड़ा पैसा बना ले, लेकिन हाँ 3-4 साल की लर्निंग लग जाती है। तो वही लर्निंग जो मेरी इंडियन मार्केट में, वही मैंने आकर के प्रॉप फर्म्स में डाला, साथ में क्योंकि मेरा बैकअप था एज आई टोल्ड, तो वो चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। जैसे जो मैंने बताया कि 3 महीने मैंने 15 अकाउंट उड़ाए, तो 15 अकाउंट उड़ाए तो उसमें मैंने 5-6 लाख रुपए उड़ा दिए थे लगभग टोटल। अगर मैं आपको बताऊं तो 7,900, मैं प्रॉपर अकाउंटिंग करता हूं तो $7,900 के मैंने अकाउंट उड़ा चुका था बिफोर आई गेट माई फर्स्ट पे आउट, जो कि $1,500 का था। तो 8,000, आप एक तरह से 8 लाख रुपए के मैंने अकाउंट उड़ा दिए थे। तो इतना बैकअप कैसे आ गया मेरे पास? तो वो इसलिए भी आया क्योंकि मैं अदर सोर्स ऑफ इनकम थी, तो मुझे ज्यादा मैटर नहीं करता था, एक अकाउंट उड़ता था, मुझे अपनी गलती आइडेंटिफाई होती थी। मतलब मेरे अकाउंट इसलिए भी उड़ जाते थे कि मुझे ये भी नहीं पता था कि डेली ड्रॉडाउन हिट होने पे अकाउंट उड़ जाता है। मुझे लगता था कि आज के दिन के लिए अकाउंट पॉज हुआ है, अगले दिन तो चालू हो सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे प्रॉप फर्म में समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बट जब एक बार चीजें समझ में आ गई तो फिर मैंने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को भी समझा, और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन समझा तो फिर मेरा जो 100K अ मंथ जब मेरा हिट किया था तो वो मेरा फ्यूचर प्रॉप फर्म से ही हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि CFD प्रॉप फर्म्स बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आप उससे फर्स्ट पे आउट, सेकंड पे आउट बढ़िया 50K तक जा सकते हो, 50K तक। लेकिन जब स्केल करने की बारी आती है कि बड़ा पे आउट लेने की बारी आती है तो उसमें फ्यूचर प्रॉप फर्म ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे एपेक्स में भी एक साथ 20 अकाउंट कॉपी ट्रेड कर लेते हो। जितने भी फ्यूचर्स प्रॉप फर्म है, ट्रेडिफाई, ल्यूसिड, इनकेस मैं नाम ले सकता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आप एक साथ 5 अकाउंट कॉपी ट्रेड कर सकते हो एक ट्रेड से। अगर मैं TPT की बात करूं, जैसे मेरा रिसेंट पे आउट अभी $50K का आया था टेक प्रॉफिट ट्रेडर से, मैंने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था। तो वो जब बैंक अकाउंट में आया था तो बैंक अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि वो USD में डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। मतलब फ्यूचर प्रॉप फर्म्स वाले क्या करते हैं कि डायरेक्टली USD में पेमेंट करते हैं, क्रिप्टो का कोई सीन नहीं होता है कि जो भी आपने प्रॉफिट करा वो USD में जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही भेजते हैं वायर ट्रांसफर के थ्रू। तो वायर ट्रांसफर के थ्रू उन्होंने लगभग 35-36 लाख के आसपास मुझे भेजा था आफ्टर स्प्लिट। $50,000 का प्रॉफिट था, आफ्टर स्प्लिट वो 40,000 था, फिर 36 लाख समथिंग क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में। वो पूरा कंप्लीटली इनवर्ड रेमिटेंस की वजह से वो होल्ड पे चला गया था। तो वही होता है कि वो जो 10K मैंने पर अकाउंट हिट किया था, बस इतना सिंपल ट्रेडिंग था। आप सोचो कि मेरे पास 150K के 5 अकाउंट थे, मैंने सिर्फ $10,000 ईच अकाउंट बनाया, वो $50,000 हो गए और 50,000 सीधे बैंक अकाउंट में आ गया, और अभी भी वो अकाउंट चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत इजी भी होता है, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्केलिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक बार आप ये स्किल, प्रॉप फर्म की स्किल को आप मास्टर कर लो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये CFD प्रॉप फर्म एंड फ्यूचर्स प्रॉप फर्म? ऑब्वियसली वन इज स्केलिंग करना आसान हो जाता है, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो क्या लाइक मेन डिफरेंस है जो कि सीखना चाहिए? क्या कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट है क्या वो? नहीं, सेम चीज है। मैं आप मानोगे नहीं, मैं सिंपल गोल्ड ट्रेड करता हूँ, और मैं इंडियन मार्केट में भी जो MCX होता था ना, तो उस पे भी गोल्ड पेटल होते हैं, उस पे भी मैं गोल्ड ट्रेड करता था। जब मैं CFD प्रॉप फर्म के बारे में मुझे पता चला तो उस पे भी मैं 100 USD ट्रेड करता हूँ। और जब मुझे फ्यूचर्स प्रॉप फर्म के बारे में पता चला तो वहां पर भी मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, बस उसका नाम अलग है। जैसे इंडियन मार्केट में वो गोल्ड पेटल है, फॉरेक्स मार्केट में वो 100 USD है, फ्यूचर मार्केट में वो MGC है, माइक्रो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बाकी चीजें सेम है, सारे प्राइस एक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, तो वही हो जाता है। और जो मेन डिफरेंस आता है, मुझे लगता है कि मुझे CFD भी उतना ही पसंद है जितना मुझे फ्यूचर पसंद है। CFD के अपने प्रोज हैं कि भाई स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, बड़ा रूम ऑफ ड्रॉडाउन मिल जाता है कि 5% का डेली ड्रॉडाउन, 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। तो आप आराम से उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, स्विंग पोजीशन आपने कोई ले रखी है। फ्यूचर्स में वही हो जाता है कि वहां पे आपको जो है ड्रॉडाउन कम मिलता है, लेकिन उसमें आपको बफर खुद बनाना पड़ता है। पे आउट प्रोसेस उनका थोड़ा सा मुश्किल है कि बेंचमार्क डेज कंप्लीट करने हैं, कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करने हैं। ऑल्दो वहां पे प्रो ये है कि आप
स्केलिंग कर सकते हो। स्प्रेड्स एकदम नहीं होता, जैसे CFD प्रॉफॉर्म में थोड़ा स्प्रेड्स हो जाता है, वहां पे स्प्रेड होता ही नहीं फ्यूचर्स प्रॉफॉर्म में। जिस 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 पॉइंट पे आपने डाला वहीं पे एग्जीक्यूट होता है, स्प्रेड्स नाम की कोई चीज नहीं है। और पे आउट की स्केलिंग इतनी बड़ी है कि मतलब एक बार में $50,000 2-3 ट्रेड में आप निकाल सकते हो। और कॉपी ट्रेडिंग तो वही मैंने बताया। और फ्यूचर प्रॉफॉर्म बस यही है, बस ट्रेलिंग एक एक बस उसका कौन है कि वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पे काम करता है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जिसने मतलब उस चीज को मास्टर कर लिया कि ट्रेडिंग ड्रॉडाउन एक बार आप समझ गए, तो इसलिए बिगिनर्स के लिए फ्यूचर प्रॉफॉर्म नहीं होता है। फ्यूचर प्रॉफॉर्म एक बार CFD में आप कंफर्टेबल हो गए तो फिर आप फ्यूचर प्रॉफॉर्म में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। ड्रॉडाउन उसमें भी 2 टाइप के ड्रॉडाउन होते हैं, एक EOD ड्रॉडाउन जिसमें एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग होता है, और एक होता है इंट्रा डे ट्रेलिंग कि आपके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ ही वो बढ़ता जाता है। आपने $2,000 का प्रॉफिट किया तो आपका ड्रॉडाउन 2,000 ऊपर हो गया, अनरियलाइज में ही 1,000 नीचे आ गया तो आपका 1,000 लॉस बुक हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और मुश्किल होता है, इसको थोड़ा और मतलब आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको मैनेज करना होता है। ओके, सो करंटली कितना फंड आप मैनेज कर रहा है? व्हाट इज द ऑलमोस्ट जितने भी टॉप फर्म है उसमें ऑलमोस्ट सब में फंडेड हूँ मैं अभी। जैसे कि ल्यूसिड, ट्रेडिफाई, टॉप स्टेप, टेक प्रॉफिट ट्रेडर, एपेक्स में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एपेक्स ने गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर दिया। तो मैं क्योंकि मैं सिर्फ एक पेयर ट्रेड करता हूँ गोल्ड, उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं करता, तो एपेक्स में गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर रखी है, तो इसलिए उस पर ट्रेड जनवरी पे उन लोगों ने जब गोल्ड इतना वोलेटाइल हो गया तो उन्होंने गोल्ड ट्रेडिंग ही पॉज कर दिया। तो एपेक्स तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जबकि अगर एपेक्स ट्रेड कर रहा होता तो वो ज्यादा पैसे देता क्योंकि उसके पास 20 अकाउंट एक साथ ट्रेड करने के लिए होते हैं। ओके, और एक है मेरे पास फिर और कौन हो गया, फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स। फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स भी बहुत बढ़िया है। तो यही 4-5 जो टॉप के फर्म है, उन टॉप के फर्म में ऑलमोस्ट मैक्स एलोकेटेड हूँ। ओके, सो लाइक कितना कैपिटल है टोटल accumulated? कैपिटल जैसे टॉप स्टेप में 150K का 5 अकाउंट तो 750K हो गया। फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर में 50K का 5 अकाउंट तो 250K हो गया, 1 मिलियन हो गया, 2-2.5-3 मिलियन होगा मेरे ख्याल में। फंडिंग पिप्स के भी मतलब मेरे पास 200K है, और एक फाइवर्स का था पर वो तो मैं ब्लो कर दिया। तो मतलब CFD में फंडिंग पिप्स है और फ्यूचर्स में यही सब है, यही सब 2-2.5-3 मिलियन होगा ऑलमोस्ट। So what is the result this month? इस मंथ का तो ठीक ही है, मतलब अभी TPT का पे आउट अभी रिक्वेस्ट करना है क्योंकि उसमें मतलब वो कंप्लीट करना होता है, एक बफर बनाना होता है, बफर के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ अभी बिल्ड करना है। कितना तो का उस आने पे वाला है? आ जाएगा वही 30-40 का समथिंग आ जाएगा, और बाकी 30-40 फंडेड नेक्स्ट से जो भी आ जाए। ओके, ओके, सो लाइक आई सी कि लाइक आप इतना बड़ा बड़ा अमाउंट पे पे आउट लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे इंडिया पे तो प्रॉब्लम काफ़ी ग्रे एरिया पे है, राइट? करेक्ट। तो हाउ डू यू नो लाइक यू टेक इन द बैंक अकाउंट आपने बोला, तो उस पे आप टैक्सेशन का किस तरह से वो कराते हैं? ओके, तो मेरा जो पूरा आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो कंटेंट है ना, वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने जब पे आउट लेना स्टार्ट करा तो मुझे टैक्सेशन पे ज़्यादा वीडियोस नहीं मिली, और इसलिए भी मैंने आपके भी वीडियोस कुछ देखे थे कि आप भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस बना रहे थे। तो क्योंकि मेरा पे आउट अमाउंट थोड़ा बड़ा होते जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये क्रिप्टो में सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं सर्च कर रहा था कि इसको बैंक अकाउंट में कैसे लें। तो फिर मैंने CA से बात करी और अपना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा। मैंने इसके ऊपर एक पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट भी बना रखा है कि कैसे आपको टैक्सेशन फाइल करना है। तो सिंपल गेम होता है, मैं आपको टैक्सेशन का समझा देता हूँ कि प्रॉप फर्म जो है, हम प्रॉप फर्म्स को एज अ ट्रेडर नहीं हम काम कर रहे होते हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे होते हैं। प्रॉप फर्म हमें सिमुलेटेड कैपिटल देता है, असल में वो रियल कैपिटल तो होता नहीं है, रियल कैपिटल में हम तो देते नहीं है। तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर है प्रॉप फर्म्स के लिए, और मैं फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो जो मैं हूं वो एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, जो मैं फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता हूं, जो भी चीजें फाइल करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि मैंने जो भी अपनी रिसर्च एनालिसिस प्रोवाइड करी है फॉरेन क्लाइंट्स को, टॉप स्टेप को, फ्यूचर्स को, फंडिंग पिप्स को, ये सबको, वो उसके बदले मुझे कमीशन भी दे रहे हैं। तो राइज के इनवॉइस में भी लिखा होता है कि कमीशन फॉर दिस अकाउंट, तो मुझे कमीशन मिल रहा होता है। तो 75 लाख तक सेक्शन 44 ADA में आप 50% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जो भी सर्विस बेस्ड इनकम होता है। 20 लाख से ऊपर आपका ट्रांजैक्शन जाता है तो आपको GST लेना पड़ता है। 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन अगर जाता है आपका तो आपको GST लेना पड़ता है कंपलसरी सर्विस बेस्ड इनकम में। तो मैंने GST ले रखा है, GST में LUT ले रखा है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में 0 होता है GST। जीरो तो GST। हर मंथ जैसे मेरा इस महीने का मान लो $50,000 आता है, तो $50,000 मैंने फाइल कर दिया GST अकाउंटिंग में, और उस पर 0 GST फाइल करके एक तरह से GST अकाउंटिंग हो गई। 50,000 जो मेरे बैंक अकाउंट में आ गई, वो मेरे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है
1 करोड़ के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि 75 लाख तक सेक्शन 44 एडीए लगा सकते हो, 50% का डिडक्शन होता है। 1 करोड़ के ऊपर आपकी नॉर्मल ऑडिटिंग हो जाती है, जो भी सर्विस बेस्ड इनकम में जाता है। तो सीए से आपको ऑडिटिंग करवानी है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, जैसे कि वैल्यूएशन फीस पे कर रहा हूँ, इंटरनेट के बिल हो गया, बिजनेस एक्सपेंस जो भी होता है, कि आपके लैपटॉप खरीदा मैंने, माइक खरीदा, लाइट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वो सब चीजें बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम हो जाती है वैल्यूएशन फीस के साथ। ऑडिटिंग में वो सारा सीए माइनस कर देता है, जो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बनता है वो हम टैक्स पे करते हैं। तो मोटा मोटी यही टैक्सेशन का गेम है, और बहुत ही लीगल तरीका है, बहुत ही वैलिड तरीका है, क्योंकि मैं यूएसडी अपने अकाउंट में ले रहा हूँ, मैं आईएनआर नहीं ले रहा हूँ, मैं यूएसडी में, जैसे राइज से बैंक में भी मैं लेता हूँ तो यूएसडी लेता हूँ। तो यूएसडी जब भी बैंक में क्रेडिट होता है, तो इनवर्ड रेमिटेंस में क्रेडिट होता है, तो वो FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट बैंक हमें इशू करता है। तो मैंने अभी रिसेंट वीडियो में ही बताया था कि उन्होंने होल्ड पे डाल रखा था, तो मैंने बैंक को मेल करा, उनको फेमा डिक्लेरेशन दी। फेमा डिक्लेरेशन होता है कि लेजिट चीजें, जो ये पैसा है वो फ्रॉड का पैसा नहीं है, वो लेजिट मैंने फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस दी है, तो उसके बदले किस पर्पस से दी है, तो वो जो मैंने उनको फेमा डिक्लेरेशन में बताया कि पर्पस कोड होता है P1006 P1007 कि हम बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बिजनेस कंसल्टेंट, रिसर्च एनालिस्ट, जैसे मैंने बताया। तो ये सब चीजें मैं बैंक को बताता हूँ। ये पूरा कंप्लीटली लीगल तरीका है प्रॉप फॉर्म से पे आउट लेने का। भले ग्रे एरिया में आता है, लोग बोलते हैं कि ये है, लेकिन फ्यूचर प्रॉप फॉर्म तो कंप्लीटली लीगल है, क्योंकि वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में यूएसडी ही भेजते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ओके, तो लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द पीपल, लाइक वो लोग काफ़ी वरीड रहता है, लाइक बिफोर इवन स्टार्टेड, लाइक ट्रेडिंग करने से शुरू करने से पहले ही, कि इफ़ इट इज़ लीगल और इलीगल, टैक्सेशन कैसे बढ़ेगा, ये क्या करेगा, कल को ये क्या करेगा, तो क्या क्या मैं तो सिंपल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 1 रुपए का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे कि मैं आपको सिंपल गेम बताता हूँ। अगर आप 10 लाख तक पे आउट ले रहे हो, तो सिंपल सेविंग्स अकाउंट में पे आउट लो, क्योंकि 12 लाख तक तो ऐसे भी टैक्स फ्री है, तो 10 लाख तक तो आप आराम से बैंक अकाउंट में, चाहे आप आईएनआर में भी कर रहे हो या फिर क्रिप्टो से P2P करवा रहे हो, तो जो सीडीएम आप करवा रहे हो उसको आप फ्रीलांस इनकम की तरह आप दिखा सकते हो। तो 10 लाख तक, 12 लाख तक तो आपको ऐसे भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो, 10 लाख से ऊपर जा रहे हो, तो आप एक करंट अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, करंट अकाउंट आपको खुल जाएगा। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आप 25 लाख तक जीरो टैक्स भर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 44 एडीए में, जैसे मैंने बताया कि 50% डिडक्शन मिलता है, तो 25 लाख तक आपने पे आउट मार दिया, चाहे कैसे भी मार दिया, चाहे आपने डायरेक्टली बैंक में लिया या P2P से सीडीएम करवाया, जैसे भी किया, आपने बैंक अकाउंट में ही अपने ले रखा है, तो आपको सिंपल 25 लाख पर सेक्शन 44 एडीए में 50% का डिडक्शन मिला, जो कि 12 लाख आता है, लगभग 12 लाख के आसपास। तो 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, आप फिर से जीरो टैक्स में आ गए, और आपने 75 लाख तक भी कमा लिया। तो भाई आप जब 75 लाख रुपए कमा रहे हो, सेक्शन 44 एड में 37 लाख तक टैक्स स्लैब में आते हो, तो 30% टैक्स दे दो, जो कि लगभग 3-4 लाख रुपए बनता है, 4 से 5 लाख बनेगा। तो 75 लाख कमाने वाला इंसान 3-4 लाख रुपए टैक्स तो भर ही सकता है, और ये कंप्लीटली लीगल मनी हो गया। तो टैक्सेशन वाला पार्ट में तो कभी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ओके ओके, तो लीगल इलीगल का ज़्यादा मत सोचो आप लोग ना, जस्ट हाँ, फोकस बस प्रॉफिटेबल बनो, और प्रॉफिटेबल बन करके पैसे कमाओ, और वो चीजें सीए हैंडल कर ही लेता है। ओके, लेट्स लुक एट लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू आर यूजिंग, लाइक आप स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा लाइक हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं, लाइक किस तरह का आप एंट्रीज लेते हैं। मेरी स्ट्रेटजीज आप मानोगे नहीं, इतनी इतनी सिंपल होती है कि मैं सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई ट्रेड करता हूँ। तो दिखाता हूँ मैं, मेरी जो स्ट्रेटजी है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई एसएनसी का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई आईसीटी, कुछ भी नहीं यूज करता हूँ। मैंने प्रॉप फर्म जब मैंने पहले 3 महीने ट्राई किया, तो लोग बोलते थे कि यार ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये नैस्डैक, ये सब चीज, मतलब बाहर के मार्केट में एसएनसी आईसीटी काम करता है। ऑल दो काम करता है। मैं जब एक्स पे चीजें डालता हूँ, तो मैंने देखा एक्स पे बहुत सारे ट्रेडर्स टिक स्कैल्पिंग करते हैं, निगेटिव आरआर फॉलो करते हैं, और उसके बाद भी वो प्रॉफिटेबल है, विच इज गुड। तो क्योंकि मैं इंडियन मार्केट के साइड से आता था, जो जैसे मैं स्विंग ट्रेड्स करता था, स्टॉक्स बाय करके अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स उठाया, उस पे देखा कि कहाँ हायर लो, हायर हाइज, क्या हाई लो बन रहा है, उसी चीज को मैंने सिंपली गोल्ड पे शिफ्ट कर दिया। आप ये देखो गोल्ड का चार्ट, बस सिंपल यही मैं फॉलो करता हूँ कि सिंपल मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 काम डेली बायस बनाता हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में, मतलब मेरे रूल्स जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं प्रॉप फर्म्स में, मुझे क्या लगता है ना कि स्ट्रेटजी बहुत छोटा एस्पेक्ट है आपके ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने का। जो मोर ऑफ ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, वो मैटर करती है नंबर 1 आपका रिस्क मैनेजमेंट, और नंबर 2 आपकी साइकोलॉजी। 95% ऑफ द टाइम जितने भी ट्रेडर्स आप देख रहे हो, आप अपना अकाउंट ब्लो इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप लूजिंग स्ट्रीक में आते हो। बहुत रेयरली ऐसा होता होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपके पास 10% का ड्रॉडाउन है,
आप 1% का लॉस हर दिन भी बुक करो तो आपको 10 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे कंप्लीटली ब्लो आउट होने के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रेडर नहीं करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि अगर तुम्हें अकाउंट ब्लो करना है ना, तुम सबसे घटिया ट्रेडर हो इस दुनिया के, उसके बाद आप काम करो, 1% का रिस्क लो, और दुनिया के सबसे घटिया ट्रेडर भी होगा ना, वो 10 लगातार लूजिंग ट्रेड निकलेगा। 1:1 का भी टारगेट लेगा, वो 10 लगातार लूजिंग ट्रेड करेगा। 99% ऑफ ट्रेडर ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। मेरा सिंपल गेम है, मैं आता हूं मार्केट में, मेरे हफ्ते के 3 से 4 ट्रेड्स होते हैं। मैं जो अपने रूल्स बताता हूं उसमें बोलते हैं कि हाँ यार आपका रूल्स बहुत बढ़िया है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, लेकिन आपके रूल्स बहुत, जैसे मैं हफ्ते के 3 से 4 ट्रेड्स ही लेता हूं A+ सेटअप्स के, ठीक है। और जो मैं ट्रेड्स लेता हूं उसमें मेरा क्लियर है कि मैं 1 ट्रेड अ डे करता हूं। आज मैंने सोचा, आज मैंने डेली बायस बनाए कि आज मुझे लॉन्ग करना है, लेट्स से गोल्ड जो भी है, चाहे शॉर्ट जाए या लॉन्ग जाए, लेट्स से कि मैंने अपनी एनालिसिस करी, एक डेली बायस बनाया, जो भी सेशन हाई सेशन लो मार्क किया, सब कुछ किया, मैंने एक डेली बायस बनाया कि आज मुझे लॉन्ग करना है। लॉन्ग भी तक कब करना है, या तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूं, या तो मैं एशियन सेशन जब मार्केट ओपन होता है सुबह 3:30 बजे, 3-4 बजे के आसपास, उस समय अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो मैं फिर न्यूयॉर्क सेशन में, लंदन सेशन में मैं 99% ऑफ टाइम अवॉइड करता हूँ। 1-8% कभी अगर कुछ वैसा इवेल्युएशन अगर मेरे पास पड़ा है, एक्स्ट्रा अकाउंट मुझे ट्रेडिंग करने की चुल हो रही है, नहीं करूंगा तो मैं फिर फंडेड में लेकर के उड़ा दूंगा, उस टाइप से 1-8% कभी ट्रेड कर लिया तो कर लिया। बट 99% ऑफ द टाइम मेरे फिक्स्ड रूल है कि मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा दिन का, और हफ्ते के 3 से 4 ट्रेड्स लूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड लूंगा। 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये मेरे कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं। सबसे पहला कि मैं A+ सेटअप्स ट्रेड लूंगा, दूसरा कि मैं दिन का एक ट्रेड लूंगा। एक ट्रेड लेने का मतलब मेरा ऐसा है कि एक ट्रेड आइडिया, फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये बताता हूँ कि जैसे मैं लेट्स से कि आज शॉर्ट करने का प्लान करा, तो मैंने लेट्स से कि यहाँ पे शॉर्ट मारने का ट्राई किया। वैसे तो मैं लंदन में नहीं ट्रेड करता हूँ, बट मान लो जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई किया, अब मेरा यहाँ पे SL हिट हो गया, ठीक है, लेकिन फिर से मार्केट वापस से ये ब्रेकडाउन देकर के इसके नीचे, इस स्लो के नीचे आ जाए, इस स्लो के नीचे आ जाए, तो दिस इज अ क्लियर कि भाई ये जो पूरा चल रहा है ये ऊपर की तरफ और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बहुत मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस है, वो कॉन्फ्लुएंसेस भी आप देख लो। जैसे ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है, मैं गोल्ड को डेली देख रहा हूँ ना, तो इसलिए भी जैसे ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ शॉर्ट करूंगा, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे आप फिबोनाची टूल है, फिबोनाची टूल मैंने लगाया है, ये देखो आप कि 70% रिट्रेसमेंट के पास आ गया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने मान लो कि 60% रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करा, लेकिन मेरा SL हिट हो गया यहाँ पे, लेकिन अब फिर से ये लो ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली मैं री इंटर कर लूंगा इस केस में, सिर्फ इसी केस में, क्योंकि मेरा बायस के अकॉर्डिंग ही मार्केट जा रहा है, तो सिर्फ इस केस में मैं री एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं री एंट्री नहीं करूंगा। इसलिए मैं 1 ट्रेड आइडिया अ डे फॉलो करता हूँ। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं, पर मैं शुरुआत से बात करता हूँ, अगर कोई बिगिनर इस चीज को देख रहा है कि मैं किस स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। नंबर 1 कि सबसे पहले मैंने बताया कि मैं रूल्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। जैसे मैंने आज डिसाइड किया है कि आज मुझे 1% ही रिस्क लेना है, तो सिर्फ मैं 1% ही रिस्क लूंगा, ठीक है। पहले 0.5% का मेरा एसएल चला गया, अब जो मेरा 0.5% बचा है उस 0.5% या थोड़ा ऊपर नीचे M2M का रूम में ले लेता हूँ, जैसे 1.2% भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं डायनेमिक रखता हूँ, ये नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट कि जैसे $1000 का लॉस है तो मैं सिर्फ $1000 का लॉस लूंगा। थोड़ा डायनेमिक, क्योंकि गोल्ड भी आपको पता है कि थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप और थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो इस हिसाब से थोड़ा डायनेमिक है। बट जैसे मैंने बताया कि मैंने डेली बायस बनाया कि देखो भाई सिंपल गेम है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है, और यहाँ से ये वापस एक रिट्रेसमेंट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ये डेली बायस है मेरा कि भाई ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन दिया और इसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। एक मेरा मोटा मोटी एक ये बन चुका है। फिर दोबारा से मैं हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ कि अब मैं 4 आवर पे गया, 4 आवर पे गया, 4 आवर पे देखा कि मैंने हाँ ये चीजें हुई थी, ये ब्रेकआउट देने गया था, ब्रेकआउट फेल हो गया, और उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, और ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट की तरफ ऊपर आ रहा है। अभी मैं लाइव मार्केट में चीजें समझा रहा हूँ क्योंकि चीजें आसान हो जाएगी। बैक डेट में मैं समझाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हो गया, उसके बाद आप तुम आकर के समझा रहे हो, इसलिए मैं लाइव मार्केट वाला चीजें समझा दे रहा हूँ कि देखो एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे। लोग बाद में वीडियो देखेंगे तो वो चीज देख भी सकते हैं कि हाँ मैंने इस टाइम पे 12 बजे 1 बजे के आसपास बता रहा था और उसके बाद क्या हुआ। तो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है और ये रीटेस्ट दे चुका है। सिंपल गेम है। 2-3 कॉन्फ्रेंस देखता हूँ। नंबर 1 सप्लाई डिमांड, ये मेरा डिमांड जोन एरिया है, सॉरी सप्लाई जोन का एरिया है, यहाँ से जाकर के नीचे आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये है। अब एक और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं 1 आवर पे जाऊं तो यहाँ पे ये मेजर ये पहले सपोर्ट था, अब जो है ये वो बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है, ये वाला जोन।
जहां से मार्केट नीचे की तरफ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जाएगा। अगर यहां से ऊपर जाना होगा तो पहले ये ब्रेकआउट देगा और वापस से रिटेस्ट रहेगा और इस रेंज में फंस जाएगा। ये मोटा मोटी रेंज है, इस रेंज में वैसे भी नो ट्रेडेबल डे है। तो जब कभी इस रेंज में फंस जाता है तो उस दिन को मैं नो ट्रेडिंग डे घोषित कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतने सारे अकाउंट्स हैं, उस अकाउंट्स में मैं सिर्फ $200 भी बनाऊंगा, सिर्फ $200 पर अकाउंट भी बनाऊंगा, तो मेरे पास अभी टोटल 20 अकाउंट है, तो 20 अकाउंट में वो इतना पैसा हो जाएगा कि मुझे हफ्ते भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ट्रेड करने की अर्जेंसी नहीं है। ये मैंने माइंड को बहुत दिन से अच्छे से ट्रेन करा है कि भाई रुद्र भाई, आप तुमको रोज ट्रेड करने की चुल रखने की जरूरत नहीं है। और मैंने कुछ ना एक आध फंडिंग पिप्स के और उसके इवैल्यूएशन ले रखे हैं कि अगर मेरे अंदर का ट्रेडर जो कि कभी कभी ओवर ट्रेडिंग करने के लिए बोलता है कि अरे बाप रे मस्त चीज है, तो उसके लिए मैंने अलग से इवैल्यूएशन अकाउंट खरीद लेता हूँ। कुछ ट्रेडिफाई के 50K के इवैल अकाउंट खरीद लेता हूँ, उसमें कुछ मैं कर देता हूँ कि लंदन में कभी चुल मचती है ना, मैं समझता हूँ, मैं खुद ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडिंग करने का वो हाथ पे स्क्रीन पे बैठे हुए कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, तो मैं फंडेड अकाउंट्स को साइड रखता हूँ। भाई पे आउट लॉक हो गया, मैं उसको, जैसे मैंने अभी फंडिंग पिप से मेरा $7,000 का पे आउट लॉक्ड है। 2 दिन मैंने ट्रेड करा, 2 दिन में 4-4 हजार बन गए, लगभग $7,000 का पे आउट लॉक्ड है। मैंने MT5 से वो डिलीट कर दिया। मेरा पे आउट डेट है 1 मई को, 1 मई को मेरा पे आउट डेट है, मैंने वो डिलीट कर दिया। मुझे ट्रेड ही नहीं करना 15 दिन तक, जब तक मेरा पे आउट नहीं आता। चाहे मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट सेटअप मिल जाए, 1000 पिप का गोल्ड का ट्रेड मिल जाए, मैं जब तक वो $7,000 अपने अकाउंट में नहीं ले लूंगा तब तक मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। इस लेवल का डिसिप्लिन है मेरे पास। तो सिंपल गेम है, उसको मैंने हटा दिया। अब मैं एक और इवैल्यूएशन खरीद के रखा हूँ फंडिंग का, मैंने आज ही एक इवैल्यूएशन खरीदा है 100 के। अब मेरे को जो भी चुल होगी, जो भी लगेगा, वो इसमें मैं ट्रेड करूंगा। क्या होगा, मेरा अकाउंट उड़ेगा, बट मेरा $7,000 का पे आउट तो सिक्योर्ड है। वो मेरा माइंडसेट को तो कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। और अगर अच्छा चल गया तो भाई अच्छी बात है, मेरा एक और अकाउंट पास हो जाएगा, फिर उसमें मैं ट्रेड लूंगा। तो ये चीजें कुछ प्रॉफ फर्म, इसी को मैं प्रॉफ फर्म मैथ बोलता हूँ, कि प्रॉफ फर्म के मैथ को समझो आप, उनको थोड़ा सा आप वो करो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो इन सब चीजों को अपने साइकोलॉजी से। वो आपको साइकोलॉजी से करते हैं कि आपके पास पे आउट लॉक्ड है, 15 दिन का टाइम दे देते हैं। भाई इंसान ओवर ट्रेड करके जो प्रॉफिट है वो तो उड़ा ही देता है और अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मेरा फर्स्ट पे आउट $1,300 फंडिंग टिप्स का आने वाला था, बस डे आफ्टर टुमारो ही मैं रिक्वेस्ट करने वाला था $1,300, लेकिन मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, क्या करते हैं यार, $1,500 कर लेते हैं, फिक्स नंबर ना, बड़ा अच्छा लगेगा, $1,500 निकालने में मजा आएगा। अब उसके चक्कर में मैंने $1,300 तो उड़ा ही दिया, साथ में अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, वो भी डेली ड्रॉडाउन हिट करके। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई है, इसलिए मैंने सीख रखा है और इसलिए मैंने हाई डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है। अब यहाँ पे सिंपल शॉर्ट प्लान करूंगा मैं, कि मैंने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस देख लिए। नंबर 1 सप्लाई डिमांड जोन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। 2-3 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे लग गए कि यहाँ से आप देखो सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% जोन के आसपास जा रहा है। तो ये सब कुछ चीजें लग गई और सिंपल गेम है, मतलब उसके बाद आपको मार्केट का बस स्ट्रक्चर समझना है। यही सप्लाई डिमांड का इतना बेसिक सा स्ट्रेटजी है मेरा। ओके, सो लाइक आपका एंट्री टाइमिंग कहाँ में होता है? एंट्री टाइमिंग मतलब सेशन वाइज तो न्यूयॉर्क सेशन टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम तो मैं 5 मिनट में फिर जाता हूँ एंट्री में, फिर 5 मिनट। 5 मिनट में एंट्री करते हैं। वेयर विल यू लाइक, अगर आप एंट्री करते हैं लाइक से फॉर एग्जांपल, तो लाइक कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता है, या क्या स्टॉप लॉस आपका कुछ पॉइंट के हिसाब से होता है या फिर लाइक सर्टेन लाइक जोन के हिसाब से होता है स्टॉप लॉस, मेरा जोन के हिसाब से होता है। मेरा इन जनरल अगर 50K का फ्यूचर का अकाउंट है तो उसमें मैं 0.2 लॉट 0.3 लॉट से, पहले मैं ज्यादा करता था बट अब गोल्ड वॉलेटाइल हो गया, पहले मैं 0.5 लॉट खोल देता था, पर अब मेरा 50K का अकाउंट है, $2,000 का ड्रॉडाउन है, तो मैं 0.2 0.3 लॉट खोलता हूँ उसमें। और जो जोन है, अगर जोन मतलब मेरा मान लो कि मेरा एसएल बहुत बड़ा हो गया तो फिर मैं 0.2 लॉट ही खोलूंगा, लेकिन अगर एसएल मेरा छोटा है तो मैं 0.3 लॉट खोल दूंगा, और मेरे फेवर में जाते गया तो मैं 0.4 लॉट तक जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो मेरा जो थोड़ा डायनेमिक ऐसा रहता है कि जिस जोन के आसपास, क्योंकि मार्केट है, मुझे थोड़ी पता है कि वो क्या हो सकता है। मार्केट है भाई, उसको तो जहां मूव करना वो मूव करेगा, वो मेरे थोड़ी स्टॉप लॉस, मैंने 100 पिप का स्टॉप लॉस लगा रहा है भाई, जयसारा भाई ने लगा रखा है, अब तो इसके नीचे ही रहना है, ऐसा तो नहीं है। वो 110 पिप पे आकर के नीचे जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा डायनेमिक रखता हूँ और अपने पोजीशन साइजिंग को अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कंट्रोल करता हूँ, ना कि अपने स्टॉप लॉस को। Okay, okay, okay. That's all with the strategy, I guess. Like in case if someone wants to learn about the strategy, like रुद्र जी का अपना चैनल है, you can go ahead and check with it, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन पर रख देंगे. Can you exit the like screen? Yeah. So I have one more question to you. That is, like how important? Like I have seen that कि आप सिर्फ गोल्ड पे ही ट्रेड करता है.
राइट। तो बहुत लोग क्या करता है कि दे ट्रेड ऑन मल्टीपल पेयर्स, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि लाइक इफ़ यू फाइंड द बेटर लाइक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक यू जस्ट सेम ही होता है लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, तो बेटर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो लाइक इट प्लेस अ नंबर गेम, ऐसा ऐसा मानता है बहुत लोग, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट एक्चुअली। तो लाइक जैसे कि आप एक सिंगल पेयर ही ट्रेड करता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस डू यू थिंक, लाइक व्हाई डू यू डू दैट? 2-3 रीज़न है मेरे। पहला एक कि मेरा ये मानना है लेस इज़ मोर, और मैंने जैसे पहले ही बताया कि मुझे हफ़्ते में अगर मेरे पास इतने अकाउंट्स हैं कि मैं हफ़्ते में सिर्फ़ 300 पिप या 200 पिप भी कैप्चर कर लूँ ना, तो मैं पूरे महीने का पैसा बना सकता हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं अगर मेरे जैसे 7,000 पे आउट लॉक्ड है, आई एम डन फॉर द मंथ। मतलब इतना पैसा इनफ होता है आई गेस, मतलब इंडिया में $7,000 मतलब इनफ होता है। लेकिन अब वो चीज़ $7,000 आ गए, अब वो असल में मेरा मानना यही है कि मैं अगर उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रेड करूँ ना, थोड़ा सा मतलब हफ्ते में 1-2 ट्रेड भी डालूँ, तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने ट्राई किया, जब मैंने इंडियन मार्केट से जब यहाँ शिफ्ट हुआ, तो मैंने सबको देखा कि लोग क्या-क्या कर रहे हैं। तो एक्सो यूएसडी कर रहे हैं, यूरो यूएसडी कर रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई कर रहे हैं। तो वो सारे चार्ट्स मेरे अभी भी चार्ट्स पर वो सारे टिक अवेलेबल हैं, बट मैं उनको एकदम ट्रेड नहीं करता हूँ। एक नैस्डैक है, नैस्डैक को मैं देख लेता हूँ कि रेफरेंस के लिए कि भाई नैस्डैक के रेफरेंस से ही थोड़ा गोल्ड अभी ट्रम्प की वजह से मूव करता है, तो नैस्डैक भी ट्रेड करता हूँ। और क्योंकि एपेक्स ने गोल्ड ट्रेड करना बंद कर दिया, वो फिर नैस्डैक ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा नैस्डैक देख लिया। मैंने नैस्डैक ट्रेड करने की कोशिश भी करी, 3 महीने से मैं एपेक्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रेड सोचा कि चलो नैस्डैक पे थोड़ा आजमा लेते हैं, पर नैस्डैक मेरे को जमा नहीं। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कोई एक पेयर के साथ आप उसको डे इन एंड डे आउट देख रहे हो, तो आपको उसका बिहेवियर पता चल गया। ये चीजें मुझे कैसे समझ में आई, इंडियन मार्केट में जब एफएनओ ट्रेड करते हैं ना, तो एफएनओ के कुछ सर्टेन स्टॉक्स हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस। सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस के अराउंड को मैंने 50 स्टॉक्स फिल्टर कर रखे थे। इंडियन मार्केट में आप देखो तो 250 से भी ज्यादा एफएनओ के स्टॉक्स हैं, लेकिन मैंने कुछ 50 एफएनओ के स्टॉक्स उसको फिल्टर आउट कर रखे थे, अपने वॉच लिस्ट में कर रखे थे, और उन्हीं 50 के अराउंड मैं उसमें ट्रेड करता था, क्योंकि उन्हीं में अच्छी वोलेटिलिटी रहती थी। टाटा एलेक्सी हो गया, नौकरी हो गया, ओएफएसएस हो गया, ऐसे करके बहुत सारे नाम्स थे जिसको मैंने आराम से, उसको मैं डे इन एंड आउट जानता था कि आज ऐसा हुआ है तो इस दिन ऐसा होगा, मतलब उसके चार्ट के बिहेवियर को मुझे समझ आ गया था। ठीक है, तो वही चीज मैंने सोचा कि स्टिक टू वन, मुझे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं। मैं ये अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं इतना घटिया ट्रेडर हूँ कि मुझे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ट्रेडिंग के बाहर अपनी लाइफ में और कुछ करूंगा वो ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि रैदर देन कि मैं अगर मार्केट में रह गया ना, आप मानोगे नहीं, अगर मैं पूरे दिन अगर चार्ट में देख लिया ना, तो मैं और लॉस कर दूंगा। इसलिए मैंने बोल रखा है कि भाई ट्रेडोवेट में एक फीचर आता है मैनुअल लॉकआउट का, कि आपको प्रॉफिट हो गया ना, आप मैनुअल लॉकआउट दबा दो और वो पूरा दिन के लिए बंद हो जाता है। आप चाह करके भी, मैं अगर चाह भी लूँ ना, तो दोबारा से उसमें ट्रेड नहीं होगा उस दिन के लिए, उसके अगले दिन ट्रेड होगा। तो मैंने अपने आप को बस रोक रखा कि भाई ट्रेडिंग ज्यादा मत करो, क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग से कभी भी कोई भी पैसा नहीं कमा पाया है। एक दिन में 10 ट्रेड डाल करके मैंने वो दिन देख रखे हैं जिस दिन एक दिन में मैं 200 ऑर्डर डाल चुका था। MT5 में मेरे 200 ऑर्डर प्लेस्ड हैं स्कैल्पिंग कर करके। फिर मैंने जब उसको एकदम कम करा, 1 ट्रेड अ डे पे, मैंने पूरा सामने ना एक पूरा व्हाइट बोर्ड लगा करके एकदम लिख रखा था कि सिर्फ 1 ट्रेड दिन के लेने हैं रुद्र। अब मैं इस पे आया तो इससे मेरा साइकोलॉजी इतना इंप्रूव हुआ कि मैं रैंडम अपॉर्चुनिटीज में नहीं घूमता था। मैं सिंपल सोचता था कि 1 ट्रेड लेने हैं, 1 अटेम्प्ट है जिंदगी में आज के दिन, अगर तुम ये अटेम्प्ट ले लोगे उसके बाद तुम्हें ट्रेड नहीं मिलेगा। तो मैं फिर वेट करता था कि भाई रुक जाओ, अभी ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा A+ सेटअप क्या है। मेरा A+ सेटअप यही है कि मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ये मेरा दिन का अगर 1 ट्रेड हो तो क्या मैं ये ट्रेड पंच मारूंगा। अगर जवाब मेरा आता है हाँ, तो वो फिर मेरा A+ सेटअप है, नहीं आता तो फिर वो मेरा A+ सेटअप नहीं होता है। तो इसलिए मैंने देखा कि लेस इज मोर करके मैं प्रॉफिटेबल हुआ, तो वो काम कर गया। ऑल्दो मैंने ट्रेडर्स देखे हैं जो एक दिन में काफी ज्यादा, जो टिक स्कैल्पिंग करते हैं वो काफी ट्रेड लेते हैं, उससे प्रॉफिटेबल होते हैं, तो उनके लिए वो वर्क कर गया। बट मैंने अपने साइकोलॉजी को जैसे ट्रेन करा, उस ट्रेंड में मेरे लिए वर्क करने लगा, तो फिर मैं इसी पे स्टिक रख के और इसी पे काम करने लग गया। इसलिए सिर्फ गोल्ड को ट्रेड कर रहा है। अभी मैं थोड़ा नैस्डैक भी देख रहा हूँ कि थोड़ा शिफ्ट करूं, क्योंकि एपेक्स के 20 अकाउंट ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उसमें भी ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, मतलब अगर मैं एक जगह फोकस होकर के काम कर रहा हूँ तो वो ज्यादा बेटर है, वो चीजें। सो व्हाट इज योर टारगेट क्या है आपको, लाइक फ्यूचर में, लाइक व्हाट इज इट, होता है ना लाइक सर्टेन एक नंबर्स, दिस मच कैपिटल, दिस मच, दैट मच, तो व्हाट आर योर करेक्ट, ये सवाल मैं भी सोचता हूँ कभी कभी, बट अगर मैं शायद ये सवाल सोचता
तो मैं जनवरी में 100 के हिट नहीं करता। मुझे लिटरली एकदम आइडिया नहीं था कि मैं 100 के या मंथ हिट करूंगा। अल्फा फ्यूचर्स एक बहुत अच्छा प्रॉफ फॉर्म है। तो अल्फा फ्यूचर्स में मैं उसमें 15K का पे आउट कैप की एक बार में आप $15,000 निकाल सकते हो। 3 अकाउंट मैंने लिए थे, 15 के 3 पे आउट, फुल मैक्स पे आउट मैंने मारे। आफ्टर स्प्लिट वो 70% का स्प्लिट देते हैं, तो आफ्टर स्प्लिट मेरे पास $30,000 आ गया। और वो $30,000 बनाने के लिए मैंने आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा, सिर्फ 3 ट्रेड मारे थे मैंने, सिर्फ 3 ट्रेड्स, 5,000 5,000 5,000, सिर्फ 3 ट्रेड, 40% की कंसिस्टेंसी है। 5,000 5,000 5,000 अल्फा का स्टैंडर्ड प्लान, इफ कोई अगर देखना चाहे तो स्टैंडर्ड प्लान है उनका कि 15K का पे आउट कैप है और 5,000 का आप 40% कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए, 5,000। तो सिर्फ 3 ट्रेड मारे, और 3 ट्रेड कितने दिन में मारे? 10 दिन में। ट्रेंड सेशन में मैंने सिर्फ उसमें 3 ट्रेड मारा, A+ सेटअप में वेट करके कि भाई, और वो 3 ट्रेड मार के मैंने उससे $30,000 निकाल लिया, बस ओवर एंड आउट। तो मुझे एकदम आइडिया ही नहीं था कि नंबर वाला कोई गेम देखना है, मुझे बस था कि 15,000 का पे आउट कैप है तो ये करना है। और थोड़ा जब मैं इंडियन मार्केट्स इसमें आना, तो वो थोड़ा डॉलर वाला गेम है, तो मुझे ज्यादा मतलब एब्सोल्यूट नंबर में ऐसा मैं सोचूं तो भाई 1 करोड़ रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं भाई साहब। लेकिन अगर मैं सोचूं कि हाँ ठीक है 15,000 करके 3 बार, तो वो कॉपी ट्रेड में दिखता नहीं है ना कि आपने $45,000 बना लिया, वो 15,000 ही दिखता है, वो 5,000 ही दिखता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई वो जब डॉलर में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि इन अ गुड मंथ भी था, जनवरी एक गुड मंथ था, सिर्फ मैंने नहीं, जितने भी ट्रेडर्स हैं एक्स पर आप जाकर के देखो तो जनवरी मंथ सबका ही बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि गोल्ड की रैली ही इतनी बढ़िया थी। तो लेकिन अभी मार्च का मंथ देखो कितना घटिया प्राइस एक्शन गोल्ड में चल रहा है। तो उस मंथ में भी मैं सिर्फ इसलिए बचा रहा, मैं पिछले 3 महीने से इसलिए कंसिस्टेंट पे आउट निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कम ट्रेड करूंगा ना तो वो ज्यादा बेटर है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल आप सोचो ना कि मेरे फंडिंग पिप से लगभग $10,000 का पे आउट आया था पिछले महीने, 9,000 समथिंग, और टेक प्रॉफिट ट्रेडर से वही $50,000 का। तो बस ये 2 पे आउट ही आए हैं, बाकी किसी भी फॉर्म्स में मेरे पे आउट नहीं आए। बहुत सारे अकाउंट तो ब्लो करे मैंने 10 अकाउंट से ज्यादा, जो कौन है इतने लेवल पे स्केल करने का। मैंने फायदा तो आपको बता दिया कि भाई 10 अकाउंट से ट्रेड करो, 10 अकाउंट में प्रॉफिट होगा, 2-2 हज़ार भी बनाओगे तो $20,000 हो जाएगा। लेकिन कौन ये है कि जब मैं लूजिंग स्ट्रीक पे आता हूँ, जब मेरे A+ सेटअप काम नहीं करते, प्राइस एक्शन पूरा है, तो जब एक बार में 10-10 अकाउंट उड़ते हैं। और ये सारी चीजें भी मैं शेयर करता हूँ, मैं इतना ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ कि जो इतना बड़ा नंबर है वो ऐसे भी नहीं हिट हो जाता है, कि उस चीज का एक प्राइस पे करना पड़ जाता है। तो जब 10 अकाउंट एक साथ उड़ते हैं, आपका बफर वाला अकाउंट, तो फिर बुरा लगता है वो सब चीजें, तो है इसका भी बात है। Okay, Rudraji, I think like a lot of things we had learned today, and like बहुत time को stretch भी हो गया आज, तो thank you very much for joining in, and like I will put the link to your social media in the description. Like किसी को भी, कोई भी audience को अगर इनसे connect करना है तो you can reach out to him. He is on Twitter, Instagram and all. He is, जैसे उन्होंने कहा, उनका backup plan ही content creation था, तो you can definitely reach out to him for his strategy and everything जो भी trading related knowledge है. So that's all. Thank you very much for joining in.